तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बाय करने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होगा कि जब कोरोना का कहर हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड के अंदर आया था, तो उस कंडीशन के अंदर वो जो कंडीशन थी, मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरा था। पर सभी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा थी कि उस कंडीशन में भी जो फ्लो था मनी का वो कम नहीं किया गया। ठीक है, यानी कि फ्लो को बढ़ाया गया, मार्केट के अंदर फ्लो को बढ़ाया गया। बात को दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, पर जो बड़े ट्रेडर्स थे उन्होंने मार्केट के अंदर नीचे से बाय करना शुरू किया। दोस्तों, वो ऐसा कौन सा फंडा यूज़ करते हैं जिससे एफआईज जो होते हैं या बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो कभी भी नुकसान में नहीं रहते हैं। आप समझिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर उन्होंने 2010 में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो 2022 जब पीक पर था तो उस कंडीशन में भी, यानी कि लास्ट नवंबर तक उनकी परसेंटेज जो थी वो 85 to 87% की थी। यानी कि उनकी होल्डिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी। बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि इसके अंदर वो सिंपली कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों, ये एक ऐसी ट्रिक है जिसके अंदर कोई अंधा, यानी कि जिस पर्सन को बिल्कुल मार्केट की नॉलेज नहीं है वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है बिना किसी नुकसान के। ऐसा क्या आपको समझ में आता है कि इस तरीके की कंडीशंस जो होती हैं वो कब होती हैं? दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि आरबीआई की जब पॉलिसी आती है तो उसके अंदर कितनी सारी चीज़ों, कितने लोग उसके ऊपर अपनी आंखें गड़ाए बैठे होते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स, वो फालतू में नहीं बैठते हैं, पर जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो उसका बेनिफिट कभी उठा ही नहीं पाते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि जिस बंदे को ये नहीं आता हो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड किस तरीके से करना है, स्टॉक मार्केट में कब कौन सा स्टॉक बाय करना है, सेल करना है, तो उसके लिए वो जो स्ट्रेटेजी है वो सबसे बेनिफिशियल है। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है हमेशा। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो निफ्टी 50 के जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं आप उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, या फिर मिड कैप जिनके अंदर ऐसे स्टॉक्स, अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इन स्टॉक्स को कब बाय करना है। और ऐसे स्टॉक्स की को चुनिए जिसके अंदर, उन कंपनीज़ के अंदर जो डेट्स होते हैं, जो लोन है या कुछ और देनदारी है, किसी बैंक की लेनदारी है, कहीं और किस चीज़ की लेनदारी है, वो आप फाइंड कीजिए। और ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए। तो ऐसी जो स्टॉक्स होते हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए, 10-15 स्टॉक्स की, वो मिड कैप में हो, और उसको डिवाइड कीजिए कि मिड कैप में सारा पैसा नहीं लगाना है, ब्लू चिप्स में पैसा लगाना है, और मिड कैप में किस किस स्टॉक के अंदर, किस किस सेक्टर के अंदर अलग अलग जगह पैसा लगाना चाहिए। कभी भी एक सेक्टर के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए, और कभी भी मिड कैप या सेक्टर में कभी भी एक ही सेक्टर में भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, और ना ही कभी एक जो पैच होता है उसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। यानी कि मिड कैप जो होते हैं वो निफ्टी 50 से थोड़ा नीचे होते हैं, तो उसको आपको डिवाइड करना होगा। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे। अभी तक तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि स्टॉक्स जो होते हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक्स को चूज़ करना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, जिस कंपनी के अंदर, जिस स्टॉक के अंदर कोई देनदारी नहीं है, ऐसे स्टॉक्स के अंदर ही पैसा लगाना चाहिए, और ऐसे स्टॉक्स से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जिसके अंदर हमारी देनदारी, यानी कि उस कंपनी की देनदारी
बहुत ज़्यादा है या वो बहुत ज़्यादा लदी हुई है, किससे? डेट से। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं कि इस जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है वो किस टाइम करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों सिंपल सा फंडा है, जब भी आरबीआई अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करती है तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो इंटरेस्ट रेट को, सीआरआर को इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है। अगर वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है तो उस कंडीशन के अंदर, उस टाइम के अंदर आपको कभी पैसा नहीं लगाना है। और हमेशा पैसा कब लगाना है? जब इंटरेस्ट रेट को वो डिक्रीज़ कर रही हो। आपने देखा होगा कभी 0.25 बेसिस पॉइंट्स डाउन होता है या कभी 0.50 बढ़ता है। तो जो अभी मार्केट की गिरावट का कारण है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन्फ्लेशन जो है वो सबसे बड़ी जंजाल बना हुआ है आरबीआई के लिए। आप रुपी को भी देख रहे हैं, सारी कंडीशंस देख रहे हैं, क्रूड को भी देख रहे हैं, वो सब कुछ पैरामीटर्स को आप साइड में रख दीजिए। वो सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो बाद के होते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। आप अगर कभी न्यूट्रल आपको मिले तो आप नज़र रखिए कि क्या उसके अंदर बढ़ने के चांसेस हैं या घटने के चांसेस हैं, और ऐसा आइडिया पहले से ही 15-20 दिन पहले लग जाता है। जैसा कि अभी पता लग गया था कि आरबीआई 2 टाइम्स अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुकी है, अमेरिका के अंदर ही बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मार्केट कैसे ऊपर जा सकता है, आप समझिए। तो बड़े जो प्लेयर्स हैं वो इसी फंडे के ऊपर काम करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। ये उन लोगों के लिए है जो इतना ज़्यादा ज्ञान स्टॉक मार्केट का नहीं रखते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, यही एक तरीका है जिससे बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। यानी कि इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज़ करना शुरू करे, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमारी निफ्टी या सेंसेक्स, निफ्टी को ले लेते हैं, वो 12-13 हज़ार के आसपास चला जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, और अभी भी ये हिंट्स दिए जा रहे हैं कि मार्केट के अंदर, मार्केट में नहीं, इंटरेस्ट रेट जो है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। तो मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी होती है वो कम होगी। आप बात को समझिए। और जो सीआर, और ये बढ़ाया कब जाता है? जब इकोनॉमी के ऊपर प्रॉब्लम्स होती है तभी बढ़ाया जाता है, ऐसे ही नहीं बढ़ाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पैसा कभी लॉन्ग टर्म के लिए मत लगाइए। क्लियर? तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने 2 चीज़ें समझाई हैं कि स्टॉक्स को कैसे चुना जाता है। स्टॉक्स को चुनने का तरीका सिर्फ यही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में तो आपको कभी जाना ही नहीं है, ठीक है। मिड कैप में भी वो कंपनियां जिनके डेट्स बिल्कुल भी नहीं हैं, ना के बराबर हैं, कम हैं, वो भी चलेंगी, ठीक है। उनमें आप पैसा लगाइए। और पैसा कब लगाना है? वो मिड कैप में लगाइए या ब्लू चिप्स निफ्टी 50 के स्टॉक्स में लगाइए। इन्हीं 2 चीज़ों में लगाना है। और सेक्टर्स को डिवाइड कर लीजिए कि हमें टेक्नोलॉजी के अंदर 2 स्टॉक लेके आने हैं, ऑयल वाले हैं उसमें 2 स्टॉक्स हैं, उसमें भी आपको डिवाइड कर करके ही पैसा लगाना है, ताकि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपकी पूंजी कभी डूबे नहीं। ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 ही चीज़ें समझाई हैं, पर यही सार है दोस्तों बड़े इन्वेस्टर्स का। तो इस वक्त जो सिनेरियो चला हुआ है उसमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बनता ही नहीं है। यहाँ से 200-300 पॉइंट चला जाएगा, 400 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, पर उसे वो कॉन्फिडेंट नहीं है दोस्तों, उसमें फंसने के चांसेस होते हैं। और देखिए मार्केट शुरू से 18,400 के पास से ही मार्केट इस तरीके से कर रही है। और तभी से ही अमेरिकन मार्केट के अंदर भी जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तभी से ये बातें चल रही हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही चला जाएगा। अब जब कंफर्टेबल होगा तब आप बाय कीजिए ना, कोई परेशानी नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको।
और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन फ्रेंड्स के साथ में। ये वीडियो दोस्तों बनाने का कारण सिर्फ इतना था क्योंकि मुझे कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज बिल्कुल नहीं होती है और वो कहते हैं कि सर हमें इसमें तो पैसा बहुत है, हमें तो इसमें पैसा कमाना चाहिए। अब उनको इंट्राडे का निफ्टी भी बाय करना नहीं आता है, कॉल पुट भी नहीं पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, और वो कहते हैं कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करनी है लंबे टाइम के लिए, वो भी कर लेंगे। तो किस तरीके से करना चाहिए ये मैंने एक जो साइकोलॉजी ऐसे लोगों की जिनको स्टॉक्स के बारे में मालूम ही नहीं है, वो कहीं भ्रमित ना हो, तो इसलिए ये जो फंडा है दोस्तों पीछे से पूरा चेक कर लीजिए। इसी फंडे के ऊपर मार्केट के अंदर पैसा लगाया जाता है और पैसा निकाला जाता है। आप पीछे से पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो बजट होता है उसके अंदर भी जब बजट को सुना जाता है तो बड़े इन्वेस्टर्स क्या सुनते हैं, वो ये देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके की पॉलिसीज़ लेके आ रही है जिससे बजट के अंदर पावरफुल किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें उसमें समझाने की कोशिश की जाती है। वो उन पॉइंट्स को समझते हैं जिससे सीधा उनको ये हिंट मिल सके कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे आने वाले टाइम में या घटेंगे, बस वो इतना ही ध्यान देते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और आगे से कोई भी बंदा कम से कम इस चैनल के ऊपर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए परेशान नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक